हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, जो वीडियो रहने वाली है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए जो 12th क्लास है उसके लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों को ये बताएगी कि आपको फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप अपने जो अभी 3 मंथ्स हमारे बाकी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें चली हुई है कि एग्ज़ाम जो है आपकी बार लेट होने वाले हैं। 40 to 45 डेज पिटीशन डाली गई है कि लेट कर दीजिए, लेकिन सीबीएसई की अभी इस तरीके की कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने हैं वो सेम टाइम पर होने वाले हैं, और आप लोगों को भी अपने माइंड में यही रखना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो होंगे वो सेम टाइम पर होंगे। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपके पास जस्ट अगर मैं बात करूं 3 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि आप कहोंगे भैया बचे तो 3.5 है। नहीं, 3 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि दिसंबर एग्ज़ाम, आपके प्री बोर्ड एंड ऑल ये सब रहने वाले हैं। तो 3 मंथ से भी कम बचे हैं। तो आपको डेफिनेटली आप लोग अब अपनी रिवीजन या अपनी जो सिलेबस है उसके एंड में होंगे। तो जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको फ्यूचर में किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है अकाउंट्स की, आपको किस तरीके से आपको चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको चैप्टर को गो थ्रू करना है, क्या क्या बातें चैप्टर पढ़ते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये लेक्चर जो रहने वाला है, ये जो वीडियो रहने वाली है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट 100 के लिए वर्क कर रहे हैं, 95 एंड अबव के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर उन बच्चों के लिए जो अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द सैंपल पेपर, जो सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई की साइट के ऊपर जो सैंपल पेपर पब्लिश किया गया है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई है। अगर मैं इस सैंपल पेपर की बात करूं, क्यों मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है, क्यों मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि अब की बार का सैंपल पेपर लिटरली बहुत अच्छा सैंपल पेपर बनाया गया है। बहुत सारी मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है। मैं कहता हूं कि डिफिकल्ट नहीं है, एक अच्छा सैंपल पेपर बनाया गया। क्यों अच्छा बनाया गया? क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल चीजों को कवर किया गया है। इसके अंदर आपकी नॉलेज को चेक किया गया है कि आपको नॉलेज है भी है या नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुनता हूं, वो कहते हैं कि हमने थ्योरी तो नहीं की है, हमने सारे प्रैक्टिकल कर लिए, हमें प्रैक्टिकल आते हैं, थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ी होती। तो ये जो सैंपल पेपर है वो आपको बताएगा कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सैंपल पेपर उन बच्चों के लिए जो बच्चे थ्योरी भी करके जाते हैं और प्रैक्टिकल भी करके जाते हैं, और वो बच्चे 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल कर लूंगा और काम चल जाएगा, नहीं, उन बच्चों के लिए ये सैंपल पेपर नहीं है। तो इसलिए आप समझ सकते हो सीबीएसई आपको क्या कह रहा है। क्योंकि इस लॉकडाउन में बेसिकली मैं खुद जब इस सैंपल पेपर को देख रहा था तो मुझे खुद एहसास हुआ कि जिस टीचर ने ये सैंपल पेपर बनाया होगा, क्योंकि लॉकडाउन में सारे फ्री थे, तो उन्होंने भी अपना बहुत माइंड लगाकर कि क्या क्या बच्चों से पूछा जा सकता है नया, तो उन्होंने इस लॉकडाउन का फायदा उठाया और आपसे कुछ नई चीजें वो इस सैंपल पेपर में पूछी जा रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दैट इज ए वेरी गुड सैंपल पेपर। वो आपको ये सैंपल पेपर बेसिकली आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको एक्चुअल में नॉलेज है भी है या नहीं है, क्या जस्ट क्रैमिंग की हुई है। तो इसलिए गाइज आई वुड लाइक टू से जो ये सैंपल पेपर है दैट इज ए वेरी गुड सैंपल पेपर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सैंपल पेपर है। बहुत सारी चीजें जो है पिछले सालों की अपेक्षा इसमें नई आई है। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से मैं इस सैंपल पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके एग्जाम इस वीडियो के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। आपकी तैयारी इस वीडियो के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो आप अपनी तैयारी इस वीडियो को देखकर कीजिए। इस वीडियो से देखकर आपको यह पता चलेगा मुझे किस डायरेक्शन में वर्क करना है, मुझे 100 मार्क्स लेने हैं तो मैं किस तरीके से ले सकता हूं या ले सकती हूं।
तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है और आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग समझकर फिर अपनी प्रिपरेशन कीजिए और मैं गारंटी कर सकता हूं फिर आपके 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम आज जो डिस्कशन हमारी है वो सैंपल पेपर के ऊपर है। तो सैंपल पेपर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं सैंपल पेपर आपके सामने रख रहा हूं, देखिए सैंपल पेपर ये सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया है, वही सैंपल पेपर है। होप सो आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। देखिए थोड़ा सा इसे और वाइडर कर देता हूं, होप सो, यस। देखिए तो इस सैंपल पेपर की खास बात क्या है बेसिकली, अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, इस सैंपल पेपर में जो आपको बेसिकली अगर मैं बात करूं, कंक्लूड करूं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही 1-1 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपके 1-1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये इस सैंपल पेपर की खास बात है। क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन वो आप इजीली कर लोगे, जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आप कर लोगे, जो आपके 6-6 मार्क्स क्वेश्चन है वो भी कर लोगे और 8-8 मार्क्स क्वेश्चन है वो भी कर लोगे। लेकिन जो मेन इस सैंपल पेपर में फोकस किया गया वो 1-1 मार्क्स के ऊपर किया गया कि आपको 1-1 मार्क्स के ऊपर आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में 1-1 मार्क्स के ऊपर 1-1 मार्क्स के ऊपर मेन फोकस करना है। इस सैंपल पेपर में बेसिकली आपकी जो नॉलेज देखी गई, जो नॉलेज देखी जाएगी, अगर इस सैंपल पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं मैं, इस सैंपल पेपर में आपकी नॉलेज थियोरेटिकल आप कितने स्ट्रांग हो, आप कंसेप्चुअल कितने स्ट्रांग हो, ये देखा गया। तो जो इसके अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बेसिकली 20 है। आपको पता ही है कि आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अगर आपने थोड़ी सी भी रीडिंग में मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत है, 100% गलत है, तो आप 100 नहीं ले सकते। आप 3-3 मार्क्स के अटेम्प्ट कर लोगे, इजिली कर लोगे, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हुए हैं। 4-4 मार्क्स के भी कर लोगे, सारे बड़े क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8। मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप गलती 100% 1-1 मार्क्स में करोगे ही करोगे अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो इस बेसिकली सैंपल पेपर की मैं बात करूं, जो हमारा मेन फोकस एरिया मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब सीबीएसई आपको पहले ही कह रहा है भैया अब की बार ना आप अपनी कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आप कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग नहीं करके जाते हो तो आप 100 मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना हमसे। तो मेन जो बात कही गई कि आपको, और आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, जब मैं आपको जब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रीड करवाऊंगा आप खुद कहोगे कि कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके कंसेप्ट दैट शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। थ्योरी को भैया लाइटली मत लेना, मैं अगेन आई एम सेइंग लाइटली मत लेना। जहां आपने थ्योरी को लाइटली ले लिया कि कर लेंगे नहीं करेंगे, नहीं कर लेंगे करके चले जाएंगे, तो वहीं आपके 100 मार्क्स ये कह देना, ये सोच लेना नहीं आएंगे। तो थ्योरी पोर्शन दैट शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, कंसेप्चुअल पोर्शन दैट शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, देखिए कि फर्स्ट पार्ट में 1 to 13 आपके 1-1 मार्क्स क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन ड्राफ्ट किए गए हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट। देखिए यहां पर क्या लिखा गया, नॉट डेल्ट, जो डील नहीं किया जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगा। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये नहीं आता है, तो मेरा आंसर बेसिकली अभी ये बन रहा है। पार्टनर सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर्स कमीशन बाकी आता है, इसका मतलब आंसर इज ए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सारा। अगर हम बाद में आंसर देखें कि हाँ वैसे इजी था, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं क्वेश्चन कराते हैं और जब बाद में आकर देखते हैं यार ये तो मुझे आता था। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग जाओगे आपके क्वेश्चन इजी होंगे। क्वेश्चन वो होंगे जो आपकी बुक के अंदर से है, लेकिन क्वेश्चन वो होंगे जो बहुत बच्चों को नहीं आते होंगे। मैं अगेन आई एम सेइंग जो ड्राफ्टिंग की गई है
वो जो पेपर सेटर है उन्होंने इस तरीके से ड्राफ्टिंग की है कि हाँ बच्चे को अब की बार हम उसके कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कह रहा है कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन का क्वेश्चन है कि वहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां यूज होती है। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, कितना कंसेप्चुअल कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कहां यूज होती है। याद करो जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो, गुडविल को वैल्यूएशन करते हो और एडमिशन होता है तो वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, तो ओल्ड रेशियो नहीं होती है। तो याद करो ओल्ड रेशियो कहाँ यूज होती थी, जहां रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करते थे और रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट और लॉस आता था उसको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते थे। या दूसरा क्या होता था, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती थी बुक्स के अंदर उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे, है ना, यही है ना। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये तो डेफिनेटली उसमें होती है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होती है। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, यस दैट इज द आंसर सी। तो डी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगेन सैक्रिफाइसिंग, तो आंसर इज सी। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। सो अब हमारे पास आ रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है। पहली बात तो रिजर्व कैपिटल होती क्या आप अच्छे से जानते हो, रिजर्व कैपिटल होती है जो कंपनी पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगवाती है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी बंद होगी वो पैसा तब मंगवाया जाएगा। जैसे 10 का शेयर है, कंपनी ने 6 रुपए मंगवा लिए, 6 मंगवा चुकी है, 4 कर रही है, मैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगवाऊंगी, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है, डेफिनेटली ऑथराइज कैपिटल का तो पार्ट होगा ही होगा, सब्सक्राइब का भी पार्ट होगा, इशूड का भी पार्ट होगा। तो किसका पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, अनसब्सक्राइब्ड का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन आएगा। दैट इज ऑल्सो ए वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन गाइस, ये तभी आएगा जब आपने थ्योरी की होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज इनकम ऑफ 16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड ऑफ 4,300। देखिए उसकी इनकम है 16,000। देखिए इनकम का मतलब, देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इनकम, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं ताकि आपको इजीली अपीयर हो जाए। देखिए इनकम इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहां पर कितना 16,000, इनकम इसी को ही बोला जाएगा जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। और एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल, डेफिसिट का मतलब देखो आपको पता है डेफिसिट कहाँ आते हैं, यहां पर आते हैं, बाय डेफिसिट यहां पर आते हैं या नहीं आते हैं, यस आते हैं। कितना 4,300 यहां पर। इनकम ये हो गई 16, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं, याद करो जब हम एनपीओ की बात करते हैं। कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। यहाँ पर इनकम 16,000 है, डेफिसिट बैलेंसिंग जो हम निकालते हैं या तो सरप्लस होता है, जब इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंस कम होते हैं तो हमारा सरप्लस आता है। यहाँ पर सरप्लस, और इनकम अगर कम होती है और इनकम कम होती है और एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो डेफिसिट आता है। इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम, सरप्लस यहाँ लिखते हैं, और इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा, डेफिसिट। तो ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको देन एक्सपेंडिचर कितने होंगे आपको क्लियर है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर होंगे 20,300। दैट मींस आंसर इज सी। दैट इज आल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो देख सकते हो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन। अगर हम सेटलमेंट ऑफ लोन करते हैं एडवांस बाय द फर्म, जो फर्म ने दिया हुआ है टू द पार्टनर, वैसे तो याद कीजिए हमने किया है, हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री करते हैं, हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं, कैपिटल टू लोन, ये एंट्री हम करते हैं, हम उसके कैपिटल में से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे भैया नहीं हमने तो ये पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि लोन अगर पार्टनर ने दिया हुआ है तो याद कीजिए वो हमारा क्या कहता है, कंपनीज एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो पे ऑफ होगा,
तो आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद सेकंड नंबर पर पे ऑफ होगा, तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, लोन टू बैंक करते हो। याद कीजिए, लोन टू बैंक, इस तरीके से आप एंट्री करते हो। और जो पार्टनर ने फर्म से लिया हुआ है, आप उसकी कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देते हो। तो यहां पर बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसने, पार्टनर ने फर्म से लिया हुआ है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। पहली बात, जो लोन दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है, फर्म ने, पार्टनर ने नहीं दिया हुआ। अगर पार्टनर ने दिया होता तो आपका पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको उसको पे ऑफ करना ही करना पड़ेगा, आपको आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर बात हो रही है कि फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम कैपिटल टू लोन करते हैं। नहीं तो दूसरा एक हो सकता है लास्ट, कि फर्म क्या करे, पैसा मंगवा ले, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, जो फर्म की एसेट थी, क्योंकि वो फर्म के लिए एसेट है, वो हो जाएगी। तो देखिए, बैंक टू लोन टू पार्टनर, देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन नहीं रही है। एक लोन टू पार्टनर टू बैंक, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्म ने दिया हुआ और फर्म ही पे कर रही है, हो ही नहीं सकता। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन में भी नहीं आता है ये। उसके बाद नन ऑफ दिस गाइज, तो इसके बाद इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अगेन। इसके बाद हमारे पास देखिए नीचे चलते हम सीधा फिफ्थ के ऊपर, सिक्स के ऊपर सॉरी। अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ 10 ईच, 4000 शेयर है 10 का एक, ऑन विच एप्लीकेशन 3 हैज बीन पेड, 3 रुपए आ गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड, हमने 2000 री इश्यू कर दिए फुली पेड, ठीक है। एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ विच दीज शेयर वर री इश्यूड, हमने किस में, देखो सीधी सी बात है, अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमारे पास कितने रुपए आए थे, 3 हैज बीन, तो 4000 गुना 3 टोटल हमारा बनता है, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में 12, उसमें से हमने कितने री इश्यू कर दिए, आधे री इशू कर दिए, आधे नहीं किए, 2000 कर दिया। तो इसका मतलब 6000 तो पैसा जो री इशू नहीं हुआ है वो शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा एज इट इज। इसका मतलब 2000 गुना 3 कितना हो गया, 6000। इसको हम यूज कर सकते हैं। हमने कितना यूज किया, 4000। इसका मतलब 4000 हमने 4000 हमने कैपिटल रिजर्व में डाला है। इसका मतलब यूज जो हमने किया एज ए डिस्काउंट वो 2000 यूज किया। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, करेक्ट, कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर वर री इशूड, हमने कितने रुपए में री इशू किए हैं। तो इसका मतलब गाइस सीधी सी बात है ना, 2000 शेयर है, 2000 पे डिस्काउंट है, तो कितने रुपए हो गया, 1 रुपये हो गया, 1 रुपये पर शेयर पर डिस्काउंट। इसका मतलब 9 पर शेयर में हमने क्या किया है, इसको री इशू किया है। होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। दैट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। वैसे तो ईजी है, इसमें मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं 7th क्वेश्चन। तो देखिए 7th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर फर्म्स ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, कैपिटल बैलेंस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वाज 50,000। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। अगर मैं यहां पर बात करूं, कैपिटल अकाउंट है हमारा, कैपिटल अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस है 50,000, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो लॉस जाता है डेबिट में, तो यहां पर आ जाएगा लॉस है ये हमारा 10,000। और उसके बाद फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम, फर्म की वो लाइबिलिटी लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो फर्म की लाइबिलिटी लेकर जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 8,000। तो अल्टीमेटली हमें बोलना है, हमें बोला गया है क्या निकालना, ऑन द बेसिस हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड। देखिए 58 है, 10 का ही हो गया, तो इसका मतलब उसे जो पे किया जाएगा वो कितना पे किया जाएगा टू बैंक, कितना 48,000 पे किया जाएगा। तो यहां पर आंसर इज बी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:1। लाइबिलिटी मशीन, इफ वैल्यू ऑफ द मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इफ वैल्यू ऑफ द मशीन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड, कि ये जो मशीन की वैल्यू है वो 20% अंडर वैल्यू, इसका मतलब 40,000 जो है, देखिए गाइस इसका मतलब 40,000 जो है वो हमारी कितनी है, वो कितनी है 20% कम है, मतलब 0.8x है ना।
भी x है, x पूरी है तो इसका 0.8 मतलब 80% 0.8x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरे की वैल्यू आ जाएगी। मैं बिल्कुल इजी वे से कर रहा हूँ, जैसे आपको आता ही होगा। तो ये आ जाएगा 5000, ये आ जाएगा x की वैल्यू 50000। इसका मतलब दैट एट व्हाट वैल्यू विल मशीनरी विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो आपको पता है हम सही करेंगे तो 50000 पर दिखाई जाएगी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 9, देखिए Rex, Tex and Flex are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. As per their partnership agreement, the share of deceased partner जिसकी डेथ हो गई है is to be calculated on the basis of profit and turnover of the previous year। ठीक है, ये कंसेप्ट है ही है हमारे उसमें जब डेथ हो जाती है पार्टनर की। टैक्स एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, टर्नओवर टिल द डेट वाज 18 लाख। ठीक है, सेल जो है वो 18 लाख थी। देयर प्रॉफिट एंड टर्नओवर फॉर 18-19 जो है वो हमारी कितनी है, 20 लाख टर्नओवर है और 4 लाख प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख पिछले साल का अगर हम निकाले मल्टीप्लाई बाय में 100 5, तो अल्टीमेटली देखें 20% हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो इस साल की जो सेल है वो हमारी कितनी है गाइस, देखिए इस साल की अगर मैं सेल की बात करूं 18 लाख है, तो 18 लाख का 20% हम सेम एक्सपेक्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। 3,60,000 ये पूरी फर्म का आया है। अब किसकी डेथ हुई है, एन अमाउंट ऑफ डैश विल बी गिवन टू द एग्जीक्यूटर। कितना अमाउंट दिया जाएगा, देखिए यहां पर अब चॉइस नहीं है, आपको बोला गया भी ये निकालिए। तो सीधी बात है 3,60,000 पूरी फर्म का है, दिसंबर तक का है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, उसका शेयर है दैट इज 3/10। तो ये आ जाएगा 1,08,000, उसका क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। दैट वुड बी योर आंसर 1,08,000। होप सो आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। तो हमने ये 9th भी किया। अब हमारे पास 10th आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता आपको ये दिखाई ना पड़े। देखिए इसके बाद हमारे पास आ रहा है दैट इज इलिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, चेक कीजिए गाइस। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल क्रिएट ए सिचुएशन फॉर द कंटिन्यू। पहली बात तो पार्टनर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है, जब हमारी पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है, खत्म होता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ये तो बिल्कुल सूट कर रही है इसको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म बंद नहीं हो रही है, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस नहीं हो रही है, नन ऑफ अबव पहला सूट कर रहा है, तो आंसर इज ए। इसके बाद ABC आर पार्टनर, सी एक्सपायर्ड ऑन 18 दिसंबर 2019। एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर A and B directed the accountant to prepare financial statement as on। देखिए गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। A, B and C are partners. C expired on 18 December 2019 and as per agreement surviving partner A and B directed, A और B ने बोला कि अकाउंटेंट को टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 18 दिसंबर, भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना दो। एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ C was calculated 12 lakh, which account will be debited to transfer C share of profit? Yes, your answer is A, profit and loss suspense, but your answer is very wrong, क्योंकि जब उसने एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल दिया है तो वी कैन नॉट डू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज करते थे, जहां पर हम केवल एक्सपेक्टेशन लगाते थे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तब होता था। तो आंसर आपका ए नहीं है। यस, वी विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब प्रॉफिट एक्चुअल निकल ही चुका है, तो जब पार्टनरशिप होती है तो वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। और गाइस ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। जो बच्चे जल्दी में पढ़ेंगे, जो बच्चे केवल सुना होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो गाइस इस क्वेश्चन को वो गलत करेंगे ही करेंगे। तो ये देखिए कि इस पेपर में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। इसके बाद देखिए E, F and G are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year. Any deficiency on this account is to be personally borne by E. E देगा, कोई इश्यू नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का ही आपका
बेसिकली अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अमाउंटेड टू ₹3,12,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। कितनी डेफिशिएंसी, देखिए बिल्कुल वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एज यू कैन से बड़े क्वेश्चंस में आता है, लेकिन पूछा गया तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 3,12,000 है, उसमें से पहले तो ये देखेंगे उसको उतना मिल भी रहा है या नहीं। अगर मिल ही रहा होगा फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किसको दिया गया है? जी को। जी का देखिए, जी का शेयर बनता है 2/8, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 8 24 8 में 72, 78,000 ये आ गया। और मिला कितना चाहिए था? 80,000। तो 2,000 की डेफिशिएंसी है, तो 2,000 की डेफिशिएंसी कौन करेगा? ई करेगा। यस, दैट इज द आंसर इज डी। कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई, दैट इज 2,000। होप सो आपको ये भी क्लियर होगा, ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट वन आ रहा है इसका फर्स्ट पार्ट का, पिक द ओड वन आउट। अल्टीमेट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ओड वन आउट, जो ओड वन है उससे बाहर निकाल दो। रेंट टू पार्टनर किस में आता है? चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट, कौन सा अलग लग रहा है आपको? यही तो लग रहा है डी, तो इसको हम डी को टिक करेंगे क्योंकि तीनों तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। देखिए कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे 1 मार्क्स के, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपको अब किस लेवल से प्रिपेयर करना है अपने आप को। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए गाइस, बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 14 मार्क्स 14 नंबर में जो आ रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ईजी है कि आपको सीधी सी बात है कि ये बताना है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ये ईजी है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन वाला भी इजी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन ये आपके इजी पूछे गए हैं, बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल, क्योंकि ये क्वेश्चन आप करते आए हो। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अगर मैं 18th की बात करूं, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है कि देर हैड नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। तो आपको पता है जब एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, केवल जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये आपको स्टार्टिंग में ही चीजें क्लियर है। ये इसके बाद हमारे पास अगेन उसका क्वेश्चन आ रहा है, हमारा एनपीओ का क्वेश्चन आ रहा है। फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, बिल्डिंग प्लांट स्टॉक इट वाज डिसाइडेड टू परचेज कंसिडरेशन, ये शेयर का क्वेश्चन आ रहा है। इजी है, ये भी इजी है 6 मार्क्स में। इसके बाद 8 मार्क्स में हमारे पास आ रहा है कि दे एग्रीड, एडमिशन का क्वेश्चन आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, कोई पार्टनर है, रिटायर का क्वेश्चन आ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं, जब मैंने गो थ्रू किया पेपर को, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा बेसिकली शेयर्स वाले कंपनीज में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर लोगे जो 4 मार्क्स के हो गए, 3 मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के हो गए, 8 मार्क्स, क्योंकि इनमें कोई मुश्किल वाली, क्योंकि ये आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखिए अगला जो बी पार्ट आता है, बी पार्ट में देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 12% डिबेंचर 2 लाख एंड 1,60,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March, no issue. Debenture were redeemed on 30th September. That is an important line. How much amount related to above information will be shown on financing activity for cash flow statement? Good point. कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, हम तो सीधा देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात 2 लाख से, पिछले साल 2 लाख थे, अब एक तो 40,000, ये हमारे 40,000 ये हमारे फ्लोर है। मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। देखिए 40,000 तो एक हो गए ये हमारे जो हमारे जा रहे हैं। और दूसरी बात, अब इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जा रहा है। अब 30 सितंबर को देखो 2 लाख जो है वो 30 सितंबर तक रहा है, तो 2 लाख के ऊपर
कितने परसेंट है? 12%। 2 लाख के ऊपर कितना हो गया? 24,000। आधे साल का कितना हो गया? 12,000। एक ये दिया गया होगा, इससे कैश फ्लो हुआ होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अब उसके बाद रह गए 1,60,000। 1,60,000 के ऊपर 12%, तो 1,60,000 के ऊपर 12% हम देखेंगे तो दैट वुड बी 19,200। मेरे ख्याल से 19,200 है। इसको हम 19, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 19,200 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9,600। तो 9,600 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया, तो इसको टोटल करो, ये आ जाएगा 61,600। तो आंसर इज सी। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है। व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज 0? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट वर्किंग कैपिटल 0 है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर वो 0 है मतलब दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे तो करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो दोनों सेम है तो नेचुरल बात है 1:1 आएगी। तो रेशियो वुड बी 1:1। आंसर इज 1:1। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। कौन फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है? बैंक चार्जेस ये नहीं है, क्योंकि बैंक चार्जेस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर फाइनेंस। तो इसका मतलब आंसर इज ए। बैंक चार्जेस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो? सबसे पहले परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर, गाइस मार्केटेबल सिक्योरिटी किसका पार्ट होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पहला ही आंसर है, ये पार्ट नहीं है, यही आंसर अभी तक मेरे को जच रहा है। सेल ऑफ लैंड ये तो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होता है। सेल ऑफ 2500 जो हमने इन्वेस्टमेंट के अगेन इन्वेस्टिंग है, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो आंसर इज ए। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। जब आपको नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे। प्रपोज डिविडेंड इज ए कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी है, इजी क्वेश्चन है, दैट इज ए इजी क्वेश्चन। ये बेसिकली रिसेंट अमेंडमेंट है, तो अभी आपको अगर आपने किया होगा तो आपको आता ही होगा। इसके बाद डैश may indicate the firm is experiencing stock out and low sales। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका इसी का ही पार्ट होता है जो बताता है कि स्टॉक आउट एंड लॉस सेल का। इजी है। इसके बाद नेक्स्ट है करंट रेशियो ऑफ पीवीटी विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2। अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन 2:1। फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल। गुड क्वेश्चन। ही कैन पे बिल्स पेबल। देखो बिल्स पेबल पे करेंगे तो करंट एसेट में से कैश जाएगा और नीचे से करंट लायबिलिटी भी कम होगी। जब भी दोनों कम होते हैं तो रेशियो हमेशा इंप्रूव होती है, बढ़ती है, अच्छी होती है। तो दैट इज द ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। और उसके बाद ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर तो स्टॉक बढ़ेगा। मैं इसको देखिए, पहला ऑप्शन हमने डिस्कस किया कि दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं तो इंप्रूव होगी। पहला ऑप्शन सही नजर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ऊपर स्टॉक बढ़ेगा, नीचे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो रेशियो जो है वो डाउन जाएगी। नहीं आया समझ बात। इसके बाद ही कैन टेक शॉर्ट टर्म्स लोन, कैश बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगेन ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि रेशियो कम होगी। तो ऑप्शन इज 1 ओनली 1 इज करेक्ट। देखो आपको कंफ्यूज किया गया, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। तो गाइज दैट इज ऑल्सो ए वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसके बाद ये हमारा 3 मार्क्स का है गाइज, ये आप इजिली कर पाओगे। आप कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसमें भी मैंने चेक किया था। उसके बाद हमारे पास कॉमन साइज है, बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स हैं। इसके बाद ये हमारा किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो से रिलेटेड, बहुत इजी, केवल दो ही चीज़ें बोली गई हैं। तो बाकी अगर मैं बात करूं, अल्टीमेटली ये हमारा पूरा का पूरा पेपर खत्म हुआ। अल्टीमेटली जो ये वीडियो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो मोर फोकस करना है आपकी बात, वो आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर करना है, अपनी थ्योरी के ऊपर करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी बार बहुत डीपली पूछे गए हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा।
तो आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। मेरी विशेज़ आप लोगों के साथ है, और आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो। और जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।